मैं मीडिया साहब को धन्यवाद देता हूं। और इन लोग नहीं सुन रही है क्योंकि इन लोग की आवाज़ तो पहुंच ही रही है, आवाज़ ऐसा नहीं है पहुंचे। और हम बिहार औरंगाबाद से आए हैं और 3 अप्रैल को हम लोग जितने इंडिया में 766 डिस्ट्रिक्ट था, जो डीएम को हम लोग ज्ञापन दिए हैं चलकर अधिक से अधिक जनसंख्या में, जैसे में बिहार में औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में 200 की जनसंख्या लेके कलेक्ट्रिक ऑफिस में घुसे और डीएम को ज्ञापन दिए। इस और बिहार का पूर्व सैनिक संघ का उपाध्यक्ष औरंगाबाद जिला के संजय कुमार सैनी। अच्छा सर, 3 तारीख को इतनी सारी भीड़ दिखाने के बावजूद भी जो है आप लोगों की जो मांगे हैं वो क्यों नहीं मानी जा रही है? अब तो ये सरकार को बताने की ज़रूरत है। जो हम लोग की समस्याएं हैं वो सरकार के कानों में पहुंचा रहे हैं, चाहे सोशल मीडिया आप लोग के माध्यम से हो, चाहे अपने डीएम अपने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के थ्रू हो। जो हम लोग को मान के चलिए कि अगर आपको नहीं सुनाई दे रहे हैं, आप सोच लिए कि हम गूंगा और बहरा हो चुके हैं, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। आपने ही खड़े सरेआम मंच से रेवाड़ी में बोला था इस जवान के बारे में कि जवान का जो हक है वो मिलेगा, किसी के बहकावे में मत आना, ये आपकी बोल है। और वही चीज़ को हम लोगों ने, हमारे पूर्व सैनिकों ने जगाने का प्रयास आपको कर रहा है। आप जब एक आह्वान पर पूरे सैनिकों को बोले थे कि हम सैनिकों का वो आरोपी का जो मुद्दा है उसको हम सरकार में आते ही शामिल करूंगा और उसको पूरा करूंगा, आपने आह्वान किया और आपको पूरे सैनिकों ने। लेकिन सर आप लोगों को जो ओआरओपी है वो तो मिला है ना? नहीं सर, नहीं मिला है। जैसे कि जेसीओज जो है। अच्छा, आप बोल रहे हैं कि जो ओआरओपी है वो नहीं मिला है ना? अगर नहीं मिला है तो फिर उसमें जो है ओआरओपी 2 में रिवीजन कैसे होने वाला था? ओआरओपी 2 में क्या है, जो जेसीओज हैं उनको बिल्कुल छोड़ दिया गया। मुझे ये बताइए, अगर नहीं मिला था तो उसमें रिवीजन कैसे हो रहा था? नहीं, रिवीजन मिलना चाहिए मिला है तभी रिवीजन हो रहा है सर। ना? नहीं मिला है, वही तो क्या किया गया है, इसी का समझ में नहीं आ रहा है। एक कर्नल को जो 89,000 ले रहा था, आज जो है 1,05,000 उसकी बेसिक हो गई। जो जेसीओ जो 22,000 ले रहा था, उसकी 22,000 ही रही है। क्योंकि अब वो बोलते हैं कि 23 साल के बाद में नायब सूबेदार का कोई बेसिक नहीं है। अरे 23 साल के बाद में आर्मी में शायद हो सकता होगा, लेकिन एयरफोर्स में तो 57 ईयर्स तक एज में काम कर रहे हैं, तो क्या उनको इंक्रीमेंट नहीं मिल रहा है? लेकिन कुछ ऐसा इंटरनल किया गया, गेम खेला। ये ओआरओपी 2 में नहीं है सर, ये ओआरओपी 1 में भी हुआ था। जेसीओज को कुछ नहीं मिला था। ओआरओपी 1 से पहले जो सोनिया गांधी की सरकार थी यूपीए 1 में, उस समय भी जेसीओज के लिए नो चेंज। मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊंगा। जो 2006 में लेफ्टिनेंट कर्नल की बेसिक पेंशन 14,600 थी, ओआरओपी 1 में जब आई तो वो 36,600 रुपये हो गई। और आज की तारीख में लेफ्टिनेंट कर्नल की जो है वो 95,400 रुपये बेसिक हो गई है। वही कर्नल की 1,05,000, ब्रिगेडियर की 1,08,800 और मेजर जनरल की 1,09,000, 1,18,000 हो गई है। तो ये डिस्पैरिटी है। वो जेसीओ जब उनकी जो रैंक बढ़ी है तो दिक्कत क्या है उसमें? मैं कह रहा हूँ कि आप उसको मल्टीप्लाई करिए ना। जो इस पे कमीशन से पहले 6 पे कमीशन में जेसीओ की 11,000 थी, आज वो 22,000 23,000 ले रहा है। जो लेफ्टिनेंट कर्नल 14,600 पे था, आज वो 95,000 ले रहा है। कहाँ पहुँच गया देखिए आप। जो कर्नल 26,000 पे था, आज 1,05,000 पे पहुंच गया। जो ब्रिगेडियर 26,150 पे था, आज 1,08,800 पे पहुंच गया। आप देखिए ना कहाँ से कहाँ पहुंच गया है। और भी सर, इसमें प्रॉब्लम ये हुआ कि ओआरओपी का मतलब ही था उनके लिए। अरे आप 60 साल के सर्विस में जब ओआरओपी के लिए हकदार आप खुट्टा ठोक करके कह रहे हैं, तो उन अर्धसैनिक बलों की क्या दोष है? वो भी तो 60 साल नौकरी कर करके आ रहे हैं, उनको भी मिलना चाहिए इसी हिसाब से। ओआरओपी तो उन्हीं के लिए लागू था ना, जो 17 साल में और 20 साल में और 22 साल में और 25 साल में घर आ जा रहे हैं। आपने तो जो हम लोग की उम्र में जिस उम्र में हम घर आ रहे हैं, वो उम्र में लोगों की नौकरियां लग रही है। हम लोग 35 साल 40 साल 42 साल में घर आ जा रहे हैं, और आप 60 साल में घर आ रहे हैं। आपको अधिकार हो गया वो आरोपी का, और हमारा अधिकार कुछ भी नहीं है। ये सब के लिए बोल रहे हैं, सीआरपीएफ के लिए बोल रहे हैं कि आप अफसर हैं, अफसर को भी तो 60 साल में मिल रहा है। तो आप क्या कहना चाह रहे हैं कि जो ऑफिसर है उनके लिए ओआरओपी बनाई दी? अगर जिस तरह से अगर सरकार के कहना अनुसार और जिस तरह से ओआरओपी के मांग के अनुसार अगर माना जाए, तो ओआरओपी उन्हीं के लिए लागू है जो कम सर्विस में पेंशन आ रहे हैं।
वो तो 60 साल की नौकरी कर रहे हैं। मुझे आप इस क्लियरली ये हिसाब से बताइए, आप ये बोल रहे हैं कि ओआरओपी अधिकारियों के लिए नहीं है। बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर उनके लिए जब ओआरओपी अधिकारियों के लिए नहीं है, आपने बोला कि बिल्कुल नहीं होना चाहिए, आप लोगों ने इससे पहले जो है धरना दिया था, उसमें आप लोगों के साथ में आपके अधिकारी मौजूद थे। तो वही ना पीठ में छुरा भोंक दिए जवानों और जेसीओ का आपको उस टाइम पे भी तो मालूम होगा कि ओआरओपी अधिकारियों के लिए नहीं है। नहीं, देखिए हम लोग, हमारा कहना ये नहीं है, हमारा कहना ये है कि अगर 60 साल के अधिकारियों के ओआरओपी अगर लागू है तो वही जवान पैरामिलिट्री का 60 साल में सर्विस कर रहा है, वो भी बॉर्डर पर रह रहा है, वो भी देश के रक्षक है, उसको क्यों नहीं लागू होना चाहिए? क्यों नहीं लागू होना चाहिए? हर कोई मांग करेगा कि हर 60 साल हम भी कर रहे हैं, हमको भी ओआरओपी दो। अच्छा, तो आप मुझे ये बताइए कि इस तरीके की जो विसंगतियां हैं वो कहाँ से जो है ये पनपी हैं? ये सर क्या है ना, जो पे स्ट्रक्चर है, पे स्ट्रक्चर में जो गड़बड़ी है, उसका उसका एक ही समाधान है, एक कमेटी बनाई जाए कि आप लेंथ ऑफ सर्विस में मत जाइए कि 23 साल के बाद में नहीं है। आप देखिए अगर उसने 25 साल किया है तो 25 साल वाले वाले बंदे का आज की तारीख में क्या बेसिक है, उसके हिसाब से दीजिए, सीधी सी बात है। लेकिन आप ऑफिसर के लिए तो दे रहे हैं, कर्नल के लिए दे रहे हैं, लेफ्टिनेंट कर्नल के लिए दे रहे हैं, ब्रिगेडियर के लिए, लेकिन आप वो जो है जेसीओ को हक नहीं दे रहे हैं। बोल रहे हैं कि 23 साल के बाद में जो है नायब सूबेदार का बिल्कुल नहीं है, तो ये गलत है ना। तो जो भी हो सबके लिए हो। ये अब देखिए 97% ऑफ द फंड, जो 23,000 करोड़ रुपए फंड है, हैज गॉन टू द 5 रैंक्स, लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल एंड लेफ्टिनेंट जनरल। व्हाई डू सो? क्या हम लोगों ने देश की सेवा नहीं की? देश के लिए मरे नहीं हम? रातों में हम जगे नहीं? बॉर्डर पे हम रहे नहीं? जबकि आप खुद जानते हैं कि एक सैनिक जो है वो किस तरह से बॉर्डर पर रहता है, एक ऑफिसर जो रहता है कैंप में वो किस तरह से रहता है, कितनी सुविधाओं के साथ में रहता है वो। और हम लोग का जो मांग है सर, हम लोग का जो विसंगतियां हैं उसके ऊपर मांग है। हम नहीं ये कह रहे हैं कि हमारा अफसर को नहीं मिलना चाहिए या उनको कम कर देना चाहिए। अरे भाई, आप अफसर हो, 15,000 रुपये ले रहे हो एमएसपी, मिलिट्री सर्विस पे है वो, मिलिट्री सर्विस पे आपका अधिकार जितना है उतना ही हमारा अधिकार है। अगर आप 15,500 ले रहे हो तो हमको भी 15,500 मिलना चाहिए। हम 52,000 पे क्यों हैं? आप 5200 पर क्यों हैं? आप वहां पे जिस ढंग से आप बॉर्डर पर हैं उसी ढंग से हम बॉर्डर पर हैं। आप तो कम से कम टेंट में सो भी लेते हैं, लेकिन जवान वहां पे सोता नहीं है। अधिकार उसका बनता है 15,000 लेने का, 52,000 लेने का आपका अधिकार बनता है। वहां पे पीठ पे छुरा भोंका है ना आपने अगर डिसेबिलिटी पेंशन ले रहा है तो डिसेबिलिटी आप भी कैजुअलिटी हुए हैं, हमारा जवान भी कैजुअलिटी हुआ है। जो शरीर आपका है वही हमारा शरीर है, वो भी हमारा जवान का शरीर है। जो ब्लड आप में घूम रहा है वही ब्लड इस जवान में भी घूम रहा है। क्या आप डिसेबिलिटी होते हैं तो आपको 1 लाख मिलना चाहिए और उस जवान को 10,000 मिलना चाहिए? क्यों ये विसंगतियां होना चाहिए? यही हम लोग की मांग है। हम लोग का ओआरओपी में यही हम समस्या है। इन विसंगतियों को मिटाने के लिए जनरल सतवीर हैं, उन्होंने जो है पत्र है वो सरकार को लिखा है। उस पत्र में उन्होंने क्या लिखा है कि जो जेसीओ और मतलब जितने भी जो यहाँ पर आंदोलनकारी हैं उनका जो एमएसपी है वो बढ़ा दिया जाए। देखिए, बात ये नहीं है, बात ये है कि अगर वो अधिकारी रैंक में भर्ती हुए हैं तो उनको 5 लाख पेमेंट अधिकारी की दिया जाए, उसमें सरकार गठित करेगा, उसमें कोई लेना देना है। मगर जो हम लोग बॉर्डर पर या ग्लेशियर से चीन में 15 डिग्री या 50 डिग्री माइनस में रह रहे हैं, वहाँ के अलाउंस आपका और मेरा बराबर होना चाहिए। आप ऑफिसर रैंक में हैं, आपको अधिक मिलना चाहिए, अच्छी बात है। मगर जो जहाँ हम लोग एक जगह नौकरी कर रहे हैं वही एमएसपी आपका और मेरा भी होना चाहिए, वही अलाउंस उनका और मेरा होना चाहिए। जो फैसिलिटी वहाँ लागू है वो पेमेंट, आप अफसर रैंक में आए हैं 10 लाख उनको पेमेंट दीजिए, उससे कोई लेना देना नहीं। मगर जो फैसिलिटी है, जो बॉर्डर पर हम रह रहे हैं, आप जबकि हम लोग सेना लोग आगे रहते हैं और ऑफिसर लोग पीछे रहते हैं, टेंट में रहते हैं, तो उनको अधिक और जवान के क्यों कम क्यों, यही विशेष हम लोग बताना चाह रहे हैं। तो सर, जो जनरल सतवीर है वो तो आप आज तो बराबरी की बात कर रहे हैं कि इन लोगों का भी है वो बढ़ा दिया जाए। तो उस समय जब हम लोग के साथ वो आंदोलन के रखे हुए थे तो उस समय तो वो ये बात को नहीं कहे। अगर वो समय सरकार को ये कहे हुए होते तो आज ये समस्या ही नहीं होता। आप तो बैठ गए अपने घर में पैसा भर करके और हम लोग के रोड पर लगा करके रख दिया। अगर आप में थोड़ा सा भी इंसानियत था, थोड़ा सा भी अगर ह्यूमैनिटी था शरीर में, तो हम लोग के बारे में भी सोचना चाहिए था, क्योंकि आंदोलन हम लोग के थ्रू आपने खड़ा किया था। हम लोग को इस्तेमाल करके हम लोग के पीठ में छुरा आपने भोंका है। अगर सरकार को उसी समय आपने गाइड करता तो ये समस्याएं नहीं आता, हम लोग रोड पे नहीं बैठते। एक बात और बोलूंगा, जो प्री मैच्योर की बात हो रही है कि 2014 की बात में नहीं। देखिए, जो जवान अपनी टर्म्स एंड कंडीशन फुलफिल कर रहा है,
एक होती है जैसे कि आप 20 साल के लिए ज्वाइन कर रहा है, तो टर्म्स एंड कंडीशन फुलफिल करके जा रहा है, वो प्रीमेच्योर नहीं है। प्रीमेच्योर वो है जो कंपेंसेशन ग्राउंड बीच में छोड़ रहा है, अपने अपने अपनी कोई घर की समस्या है, कुछ हो गया, कोई कम जो है कहीं जॉब जॉब मिल गया, वो प्रीमेच्योर जा रहा है, उसको आप कंपेंसेशन ग्राउंड में मान के दे सकते हैं। लेकिन जो जवान अपना टर्म्स एंड कंडीशन फुलफिल कर रहा है, टर्म्स एंड कंडीशन फुलफिल करके जा रहा है, तो वो होना चाहिए। तो प्री मैच्योर जो मैं बोल रहा हूँ, प्री मैच्योर देखिए अभी सरकार ने बोल दिया कि जो 20 साल में जा रहे हैं या 15 साल में जा रहे हैं वो प्री मैच्योर काउंट होंगे 2014 की बात में, जुलाई 14 की बात में। लेकिन वो गलत है। जो आपका सैनिक ज्वाइन करता है जिस दिन, उससे बोलते हैं कि ये आपका ये टर्म्स एंड कंडीशन है। 20 अभी एयरफोर्स में 20 साल है, आप उससे 20 साल का बॉन्ड बॉन्ड भरवा रहे हैं, 20 साल का आपका टर्म्स एंड कंडीशन है। वो टर्म्स एंड कंडीशन फुलफिल कर रहा है और उसका डिस्चार्ज भी जब जब हो रहा है तो उसमें लिखा रहता है ऑन फुलफिलिंग द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ हिज एनरोलमेंट। जब वो टर्म्स एंड कंडीशन फुलफिल करके जा रहा है तो प्रीमेच्योर कहाँ से है साहब? बिल्कुल नहीं है। हाँ, प्रीमेच्योर वो है जो बीच में प्रीमेच्योर का तो सारा का सारा इशू ये है ना कि 2014 से और 2015 के बीच में जो रिटायर हो गए उनका इशू है। नहीं नहीं, 2015 के बाद जो भी 20 1 जुलाई 2014 से जुलाई से जो भी 20 साल में जा रहा है, वो एक साल पीछे से काउंट किया। जी हाँ, तो जो भी 20 साल में जा रहा है, 22 साल में जा रहा है, वो उसको वो प्रीमेच्योर कंसीडर कर रहे हैं। जबकि वो 20 साल में वो प्रीमेच्योर नहीं जा रहा है, वो अपनी टर्म्स एंड कंडीशन फुलफिल करके जा रहा है। प्रीमेच्योर वो होता है, मान लीजिए बीच में आपको छोड़ रहा है, अपनी घर की समस्या है, वो टर्म जो है डिस्चार्ज लेके जा रहा है, पेंशन मिल रही है, वो प्रीमेच्योर है। कंपेंसेशन ग्राउंड पे जा रहा है, जॉब मिल गया कहीं पे, वो छोड़ के जा रहा है और पेंशन भी मिल रहा है, दैट इज अ प्रीमेच्योर में। लेकिन जो अपनी टर्म्स एंड कंडीशन लेट डाउन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एमओडी, वो फुलफिल करके जा रहा है और उसके जो डिस्चार्ज में एक कंडीशन लिखा जाता है ऑन फुलफिलिंग द कंडीशंस ऑफ हिज एनरोलमेंट ही इज रिलीव्ड, ही इज डिस्चार्ज फ्रॉम द सर्विस, देन ही इज नॉट प्रीमेच्योर। उनको भी हक मिलना चाहिए। ये गलत है, बहुत ही गलत है। और जो सरकार को इस पे ध्यान, एक कमेटी बढ़ा के, आप सीधी सी बात है, आप उसके क्लॉज देखिए ना, आप उसको जब एनरोलमेंट कर रहे हो तो 20 साल के लिए कर रहे हो, एंगेजमेंट देना उसको फर्दर जब उसको एक्सटेंशन देना वो आपके हक में है, तो उसको जाने का भी हक है। और वो जा रहा है क्योंकि वो टर्म्स एंड कंडीशन फुलफिल कर रहा है। तो मैं ये बात बोलूंगा, तो प्री मैच्योर कंडीशन भी ये गलत है, ये हटना चाहिए। हटना चाहिए। हाँ, केवल जो कंपेंसेशन ग्राउंड पे जा रहे हैं और पेंशन ले रहे हैं, कहीं जॉब मिल गया कंपेंसेशन ग्राउंड पे, उन्होंने छोड़ दिया कि भाई मेरा जॉब मिल गया मैं जा रहा हूँ, तो वो ठीक है, उनको आप कंसिडर करिए। लेकिन नहीं, जो फुलफिलिंग ऑफ द कंडीशन में जा रहे हैं, दे मस्ट गेट द बेनिफिट ऑफ द ओआरओपी। मेरा कहने का मतलब ये है।